मेहंदी की खुशबू चार सौ फैली हुई थी और मेहंदी के गानों ने माहौल को चार चांद लगा दिए थे। और इन सबसे अलग थलग अनाया दूर खड़ी सबको खाली खाली नजरों से दिख रही थी। सुनाया उसकी जुड़वा बहन थी जिसकी आज मेहंदी थी। उसकी आंखों की चमक अनाया को हर तरफ महसूस हो रही थी, जो अब अनाया की बर्दाश्त से बाहर होने लगी। अरे अनाया आपी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? आए, आप भी मेहंदी लगवाएं। सनम ने उसे गुमसुम देखा तो उसके पास चली आई। मुझे मेहंदी लगाने का कोई शौक है। ओहो, अनाया पे मेहंदी लगाना तो हर लड़की को पसंद है। और एक बात बताऊं, सुलेमान भाई को भी मेहंदी वाले हाथ बहुत पसंद है। सनम ने बहुत प्यार से अपने भाई का जिक्र किया, जो अनाया को एक आंख ना पाया। वो अनाया का मंगेतर था। हाँ तो क्या करूं? उसके करख्त लहजे पर सनम की मुस्कुराहट एक पल को सिमट गई। तुम जाओ, जब मुझे मेहंदी लगाना होगी तो मैं लगा लूंगी। तुम मेरी फिक्र ना करो। अनाया ने अपना लहजा नरम बनाने की कोशिश की, लेकिन बना न सकी। सनम खामोशी से अंदर चली गई, जबकि अनाया वही खड़ी रह गई। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि जिसके साथ दिल जोड़ा, उसके साथ नसीब नहीं जोड़ा। और जो नसीब में था, वो दिल में ना था। अनाया की आंख का एक कोना बीत गया तो दूर बैठी सुनाया को एकदम झटका लगा और उसकी आंखें उठी, सीधा अनाया पर जा ठहरी। वो दोनों जुड़वा होने की वजह से एक दूसरे का दुख सुख फौरन जान लिया करती थी। एक को तकलीफ होती तो दूसरी बहन फौरन जान जाती, चाहे दुनिया के जिस कोने में भी हो। अनाया, सुनाया ने उसे पुकारा तो वो चौंकी। तुम रो रही हो? वो सिर्फ 5 मिनट ही उससे बड़ी थी, नहीं तो। अनाया ने अपना चेहरा अशाश बशाश बनाने की कोशिश की। तुम मेरी वजह से उदास हो रही हो कि मैं चली जाऊंगी? तो तुम मेरे बगैर कैसे रहोगी? वो मोहब्बत से उससे पूछ रही थी, जबकि अनाया उसे बस देखती रह गई। प्लीज अनाया, ये उदास ना होना। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। अगर उदास नहीं दिख सकती तो मेरे और उसामा के रास्ते से हट जाओ। मुझे मेरी मोहब्बत लौटा दो। अनाया ने दिल ही दिल में उससे सुनाया था। तभी किसी की पुकार पर सुनाया अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि अनाया ने तनफ्फुर से सनाया की पुश्त को देखा। यार सारे आ गए, ये साहिल भाई कहाँ रह गए? अरमान इस वक्त एयरपोर्ट पर काफी देर से खड़ा इंतजार कर रहा था, लेकिन साहिल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरमान अपने वालिद को कॉल करके पूछने वाला था कि अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस करते हुए पलटा। साहिल पूरे जाओ जलाल और शान से अरमान के बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ, मदहम से स्माइल पास कर रहा था। अरमान ने आगे बढ़ते साहिल को गले लगाया। साहिल भाई, कब से नजर आपको ढूंढ रही है। लंदन से आने वाली फ्लाइट का हर मुसाफिर आज मैंने देखा, सिवाय आपके। अरमान हमेशा की तरह वैसे ही हंसता मुस्कुराता अपनी कहीं जा रहा था और साहिल खामोशी से उसे सुने जा रहा था। गाड़ी घर की राह पर गामजन थी। हवेली पहुंचते ही अरमान खुद ही गाड़ी से साहिल का सामान निकालने लगा। वैसे साहिल भाई, अगर आप ना आते ना तो शादी का मजा ही ना आता। अभी तो सबका अंदाज देखना। सब आपको यूं अचानक देख कर जो सरप्राइज होंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। वो सामान बाहर रखता साहिल को की खामोशी नोट कर रहा था। क्या बात है साहिल भाई, आप इतने चुप चुप क्यों हो? क्यों, कुछ बोल नहीं रहे ना? अरमान, शफीक साहब, अगर आप कुछ बोलने का मौका देंगे तो हम भी कुछ अर्ज कर सकेंगे ना? साहिल मजाक के मूड में आता उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। तो वो धीमा सा मुस्कुराया और दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए, जहाँ शादी की तैयारियां अरूज पर थी। आज मेहंदी की रस्म थी। सभी मेहंदी पर जाने के लिए तैयार हुए खड़े थे, जबकि मिसेस साइमा रफीक की आंखों में आंसू थे। आप नहीं जानते कितना याद करती हूँ मैं अपने साहिल को देखने के लिए। तरस गई हूँ मैं। और उसके बारे में बात वो कर ही रही थी, जो अंदर आ रहा था। ये ले, देख ले अपने बेटे को रच रच के। अचानक साहिल की आवाज पर मौजूद सब लोग चौंके। मुस्कुराता हुआ रोशन चेहरा, ब्लैक ड्रेस में मलबूस, बाहें फैलाए, वो माँ को ही दिख रहा था। साहिमा रफीक को यकीन न आया कि वाकई उनका साहिल उनके सामने खड़ा है। साहिल ने आगे बढ़कर माँ को गले लगाया और माथा चूमा, तो अब बकायदा वो रोने लगी थी। मम्मा जान, प्लीज इस तरह मत रोए, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। साहिल ने उनके आंसू पूछे और प्यार भरी धमकी दी, तो साइमा रफीक उसके कंधे पर हल्की सी चिप लगाई और मुस्कुरा दी। उन्हें अपने तीनों औलादों में सबसे ज्यादा साहिल प्यारा था। अगर माँ बेटा एक दूसरे से मिलकर फारिग हो गए हो तो हमसे भी मिल लो। मिस्टर रफीक की आवाज सुनता वो बाप के बगल घेर हुआ और सबसे मिलने लगा। कुछ पल के लिए तो सब बोल ही गए कि वो मेहंदी के फंक्शन पर जा रहे हैं। अनाया, मैं बाद में बात करता हूँ, तुमसे अभी सब वेट कर रहे हैं मेरा। अनाया तो मुसलसल उसामा को कॉल कर रही थी। अल्लाह हाफिज करते हुए धीरे से उसे बोला, बाद में कब उसामा, एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
अनाया ने उसे धमकी दी और फोन बंद कर दिया। उसामा उसकी बात सुनता दंग रह गया। उसकी धमकी काफी कारीगर साबित हुई। अगर आयन अनाया उससे मोहब्बत करती थी तो उसामा भी वालहाना अंदाज में उससे मोहब्बत करता था। लेकिन उसकी मंगनी बचपन से ही सुनाया से हो चुकी थी, जिससे वो चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रहा था। अब जबकि मेहंदी और कल बारात था तो कैसे सबको मना करता। अजीब शशो बंच में पड़ गया था। थके हुए कदमों से वो बाहर आया तो ड्रेसिंग रूम से उसे कहकों की आवाजें सुनाई दी और इसी लम्हे साहिल की नजर उसामा पर पड़ी। उसामा भी उसे देखकर खिल उठा था। साहिल भाई, वो खुशी से उसकी जानिब लपका। साहिल ने खड़े होते उसामा को गले से लगाया। भाई, आप अचानक आ गए, इतना बड़ा सरप्राइज। उसामा बहुत खुश हो रहा था। देख लो भाई की शादी और मैं ना आता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे और सब मेहंदी लेकर जाने की तैयारी में खड़े हुए थे। इतनी देर हो गई, खतीजा बेगम फोन तो करे, बहन को कब तक पहुंचेंगे वो? सज्जाद हुसैन ने फिक्रमंदी से पूछा। परेशान ना हो, मेरी बात हो गई है, बस निकल चुके हैं और पहुंचने वाले होंगे। खतीजा बेगम ने अपने इतराफ नजर दुराई। घर के बड़े से लॉन में मेहंदी का फंक्शन तरतीब दिया गया था। ले आ गई आपकी बहन भी। सामने ही रकिया वो आ रही थी। उनके आते ही खतीजा बेगम मुस्कुरा दी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी की मेहंदी की। क्या बात है आपा, आप मेहमानों की तरह आ रही है? आपको तो सुबह ही यहाँ होना चाहिए था। सज्जाद हुसैन ने अपनी बड़ी बहन से गिला किया। आना तो था लेकिन बस तबीयत खराब थी, इस वजह से सनम को भेज दिया। साथ ही एहसान भी जताया, जबकि खतीजा बेगम अपना पहलू बदल गई। अच्छा अंदर चले ना। उन्हें वहां से लेती हुई अंदर बढ़ गई। सज्जाद हुसैन, रकिया पप्पो दो ही बहन भाई थे। सज्जाद हुसैन की 3 औलादें थी। सबसे बड़ा अबू बकर, जिसकी शादी शानजे से हुई थी, और उनकी एक बेटी थी रुदा पाक, जबकि सुनाया और अनाया दोनों जुड़वा थी और अबू बकर से 5 साल छोटी थी। खतीजा बेगम ने सुनाया को अपनी बहन साइमा के घर रिश्ता तय किया था, तो अनाया अपनी फुप्पो के घर सुलेमान से रिश्ते में मुंसलिक थी। ये बचपन के रिश्ते थे जो अब मुकम्मल हो रहे थे। दुल्हे वाले मेहंदी लेके आ गए हैं। चलो आ जाओ, सब लड़कियां इस्तकबाल की तैयारी करें। शानजा ने सबको बाहर बुलाया और सुनाया को घूंघट उड़ा दिया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह नसीब अच्छी करे, आमीन। उसकी भाभी थी और इससे बहुत प्यार करती थी। दोस्तों की तरह हंसी मजाक भी करती थी। बड़ी बहन बनकर अक्सर समझाया भी करती थी। और सुनाया ने जो चाहत अनाया से चाही, वो शानजे भाभी ने उसे दी थी। जबकि अनाया और शानजे बाबू की आपस में कम नहीं बनती थी। अनाया की कुछ आदतें शानजे को पसंद आती, खुद पसंदी और खासकर जिद्दीपन। इस सब के बावजूद सनाया को अपनी बहन बहुत अजीज थी। शानजे बाहर आई तो एक रौनक सा समा था। पूरा लॉन रोशनियों से जगमगा रहा था। या अल्लाह, ऐसी रोशनियां सनाया की जिंदगी में बढ़ते, आमीन। जेर लब दुआ करते शानजा को एहसास हुआ कि अबू बकर उसके पास है और उसकी दुआ के आगे आमीन बोला। शानजा चौंक कर बैठी और अबू बकर को मोहब्बत पाश नजरों से देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं, नजर लगाने का इरादा क्या? शानजी ने मुस्कुराते हुए शौहर से कहा, बिल्कुल नहीं, नजरों से अपनी खूबसूरत बीवी को नजर उतार रहा हूं कि उसे किसी की नजर न लगे। उसके थोड़ा सा करीब होते प्यार से कहा तो शानजी झीम गई। इस वक्त बाहर दूल्हे वालों का खूब इस्तकबाल हो रहा था। उसामा से ज्यादा सब साहिल को प्रोटोकॉल दे रहे थे। उसामा ने रुख बदला तो इतने में छत की सीढ़ियां चढ़ती नजर अनाया पर जा ठहरी, जो आंखों के इशारे से उसे बुला रही थी। वो भी वहां से बहाना करते उठता छत पर जा पहुंचा। ए जान, उसामा ने अनाया को पुकारा तो वो पलटी और उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। उसामा तरफ कर आगे बढ़ा तो अनाया सीधा उसके सीने से जा लगी। उसामा को एकदम हैरत का शदीद झटका लगा। अनाया ने उसने हमेशा एक फासला बनाकर रखा था। भले दोनों दीवाना बार एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन अपनी हद कभी क्रॉस नहीं की थी। आज पहली बार वो यूं उसके करीब आई। क्या हुआ, इस कदर रो क्यों रही हो? तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर कर रहे हैं। उसामा बेबसी से बोला। क्या तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पर क्या बीत रही है? अनाया ने सर उठाए तेज लहजे में कहा, अच्छा रो तो मत, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। उसामा, प्लीज रुक जाओ, तुम शादी से मना कर दो प्लीज, मैं नहीं सहन कर पा रही। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बूट बूट कर रो थी। अनाया, अनाया फॉर गॉड से क्या हो गया है? तुम रोना बंद करो, फिर बात करते हैं। उसामा उसे समझाने लगा। नहीं, पहले तुम कहो तुम ये शादी नहीं करोगे। अनाया ने जिद्दी अंदाज अपनाया। तुम भूल रही हो, इस शादी के लिए तुम नहीं, मुझे मजबूर किया था। तुम्हारे कहने पर मैं ये शादी कर रहा हूँ।
यही हमारा प्लान था, भूल गई? फिर अब क्या हो गया है? हाँ, कहा था मैंने। मुझे लगा ये सब कुछ आसान होगा। तुम सनाया से शादी के बाद उसे कुछ अरसे बाद तलाक देते और फिर मुझसे निकाह कर लेते। लेकिन नहीं, तुम्हें किसी और का होते मैं नहीं देख सकती उसामा। उसका हाथ थामे वो शिद्दत से बोली, मैंने भी तुमसे यही कहा था, लेकिन तब ने तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब जब कल निकाह है, सारे मेहमान इकट्ठे हो गए, मैं कैसे कह दूं मैं ये शादी नहीं कर सकता? तुमने मुझे फंसा के रख दिया है। उसामा बुरी तरह परेशान हुआ। तुम मना कर दो, बल्कि एक काम करते हैं, हम दोनों निकाह कर लेते हैं। जब हमारा निकाह होगा तो कोई भी सनाया से तुम्हें निकाह करने पर मजबूर नहीं करेगा। अनाया ने अपनी नई प्लानिंग बताई। तुम्हें क्या लगता है, कल निकाह है और सब लोग इकट्ठे, मैं कैसे सबसे छुप कर तुमसे निकाह करके वापस तुम्हें यही ले आऊं? ये सब करने के बाद तुम्हें क्या लगता है, दोनों खानदान हमें माफ कर देंगे? उसामा ने उसे हकीकत से रोशनास कराया। तो पागल होने को थी। तो फिर तुम ही बताओ क्या करे, क्योंकि मैं एक बात तुमसे तय है कि तुम सनाया से शादी तो नहीं करोगे। अनाया ने उसे अब की बात सख्त लहजे में कहा। कुछ पल के लिए दोनों ही खामोश हो गए। फिर एक काम करते हैं, भाग जाते हैं। अनाया की बात पर उसामा ने हैरत से उसे देखा। निकाह करेंगे और फिर ये शहर छोड़ देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अनाया, सिर्फ शहर नहीं, हमें अपनों को भी छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप बहन भाई सबको। क्या रह लोगी उनके बगैर? उसामा ने तेज लहजे में पूछा। हाँ, रह लूंगी। माँ बाप तो औलाद के दिल का हाल समझते हैं ना। लेकिन किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, ना ही मैं किसी को नजर आती हूँ। उन सबको तुम्हारे लिए सिर्फ सुनाया है, क्यों दिखाई दिए? अनाया बहुत बुरी तरह बदजन हो चुकी थी। अनाया, सोच लो, सब कुछ पीछे छूट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। उसामा, तुम डर रहे हो? उसकी आंखों में झांकते हुए उसने पूछा। उसामा ने सर नफी में हिलाया। मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम पहले भी ये कहा था, तो ठीक है। अब भी मैं यही कह रही हूँ कि मत करो शादी, और मुझे ले जाओ यहाँ से, जहां चाहे ले जाओ। मुझे तुम चाहिए। अनाया ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। उसामा को सीढ़ी पर कोई हियोला सा महसूस हुआ, तो वो चौंक कर पीछे की जानिब देखने लगा, पर वहां कोई नजर न आया। अनाया, मुझे नीचे नीचे जाना होगा, कोई ऊपर ना आ जाए। और हाँ, तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ। अब यकीन रखो, जैसे तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। याद रखना, उसामा, अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। अनाया ने खुद पर जब्त करते हुए कहा। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम मेरी हो, ऐसा सोचना भी मत। उसामा उसे उम्मीद का दामन थमाता हुआ नीचे उतर गया। साइमा, साहिल कब वापिस आया पाकिस्तान? दोनों बहनें एक साथ बैठी तो खदीजा बेगम ने बहन से पूछा। साइमा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आन ठहरी। साहिल, उसने तो आज अचानक आके सबको अचानक सरप्राइज कर दिया। बहुत प्यार करता है वो तुमसे। खदीजा बेगम मुस्कुरा दी। अरे, ये भी कोई कहने की बात है? भले वो बहुत अरसा हमसे दूर लंदन में अपने मामू के पास रहा है, लेकिन वो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करता है। उनके लहजे में साहिल के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। साइमा, तुमने भी तो उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है ना? कभी उसको माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। और तुम्हारी साहिल से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। खदीजा बेगम ने वो बात कर दी। इसे सुनकर साइमा बेगम का चेहरे का रंग फीका पड़ गया। क्या हुआ? ऐसा क्या दिख रही हो? आपा, इतने साल गुजरने के बाद भी मुझ पर सुतेली माँ या सगी माँ का लेबल क्यों लगा है? मैं ना तो सुतेली हूँ ना सगी, मैं तो बस माँ हूँ। और साहिल मेरी पहली औलाद है। साहिबा बेगम का लहजा भीग गया तो खदीजा बेगम शर्मिंदा होगी। अरे, मेरा मतलब वो नहीं था। जानती हूँ आपा, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बदल सकता, चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं। लेकिन अपने साथ सुतेली का लफ्ज नहीं उठा सकती। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। चलो छोड़ो इन बातों को। साहिल तो उसामा से बड़ा है, ना कोई लड़की देखी है उसके लिए। आपा, वो शादी से कोसों दूर भागता है। काफी दफा बोल चुकी हूँ, कोई है नजर में तो बता दे, लेकिन वो मेरे हाथ ही नहीं आता। अब की बार वो मुस्कुरा रही थी। जिंदगी ने एक अजीब खेल खेला था। साइमा के साथ पहले शोहर इम्तियाज साहब के साथ उनकी कभी न बनी। सिर्फ 6 माह की शादी रही और तलाक के बाद लेके वापस आ गई, और इन पर तशद्दुद करता था कि इद्दत के बाद रफीक साहब से शादी होगी, जबकि रफीक साहब की पहली बीवी वफात पा चुकी थी और इनका 2 साल का बेटा था, साहिल, जो साइमा बेगम की पहली औलाद बन गया और उसामा उनकी दूसरी औलाद। सूरज की पहली किरण सबकी जिंदगी में उजाला लेकर आने वाली थी। सभी खुश थे, हर काम निपटाने की तैयारी में लगे हुए थे। गहमा गहमी थी हर तरफ, और शहर का सबसे बड़ा मैरिज हॉल बुक करवाया गया था।
तमाम इंतजामात अबू बकर ने संभाले हुए थे। वो घन चक्कर बना हर काम में पेश पेश था और खदीजा बेगम अपने बेटे को यूं काम करता देख सदके वाली जा रही थी। सुनाया और अनाया पॉलर जा चुकी थी, जो कि शान से घर पर तैयार होने वाली थी। पॉलर आकर अनाया मुसलसल मोबाइल पर ही लगी थी और सुनाया ने तैयार होते बस उसे एक दफा सरसरी सा नोट किया। सुनाया, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं घर जा रही हूँ। ज्वेलरी घर भूल आई हूँ, वो लेकर आती हूँ। अरे अनाया, किसी को फोन करके मंगवा लो। सुनाया ने मशवरा दिया। अरे नहीं, मैं खुद रखिए, किसी और को नहीं मिलेगी। तुम आराम से तैयार हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अनाया ने सुनाया को गले लगाया और पीछे हट गई। सुनाया को शक तो नहीं हुआ ना? अनाया उसामा के साथ गाड़ी में बैठी तो उसामा ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, शक तो नहीं हुआ, बस परेशान हो रही थी। खैर उसे छोड़ो, तुमने टिकट ले ली है ना? हाँ जान, ले लिए। 1 घंटा है हमारे पास, बस अड्डे पर पहुंचने का। और उससे पहले हमने निकाह करना है। मेरे दोस्त ने सारा इंतजाम मुकम्मल कर दिया है। डोंट वरी। उसामा ने उसे सारी प्लानिंग बताई तो अनाया खुश हो गई। ये गाड़ी किसकी है? दोस्त की, जो हेल्प कर रहा है। मुख्तसरन जवाब देकर वो गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ गया था। बारात जाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन कहीं पे भी उसामा को पता नहीं चल रहा था। उसको फोन किया जा रहा था लेकिन उसका नंबर बंद था। और फिर एक खत उसकी रूम से मिला, जिसमें साफ लिखा था कि उसे सनाया से शादी नहीं करनी, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहा है। साहिबा बेगम बुरी तरह लड़खड़ाई तो अंदर आते साहिल ने माँ को फौरन सहारा दिया। यानी जिस बात का डर था वो हो गया। रात को जब साहिल ने उसामा और अनाया की बातें सुनी तो उसामा को काफी समझाया कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिसमें दोनों खानदानों की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। और उसामा ने उसे यकीन दिलाया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसने अनाया के लिए बेवकूफ का लफ्ज भी इस्तेमाल किया था। साहिल ने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली और अनाया को नहीं, मुझे बेवकूफ बना के गया। साहिल को अब समझ आने लगा था कि अब बहुत देर हो गई थी। सबको अब उस हकीकत को तस्लीम करना था। वो कहीं ना कहीं साहिल भी खुद को इन सब हालात का कसूरवार समझ रहा था। अगर वो चुप ना रहता तो ये सब ना होता। उस पर यकीन करके सबसे बड़ी उसने गलती की थी। अब क्या होगा? वो लोग तो बारात का इंतजार कर रहे हैं। साइमा बेगम का ब्लड प्रेशर लो हो गया था। उन्हें तो इंतजार करना ही नहीं चाहिए। अभी तो इन्हें भी खबर हो गई होगी कि उनकी बेटी भाग चुकी है। साहिल की बात पर सभी गंग होते उसे देखने लगे। लाहौर की हदूद से निकलकर अब वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो रहे थे और इंतहाई खुश थे, जैसे कैदी जेल से निकलकर भागता है। यही हाल इस वक्त उन दोनों का था। जान, खुश हो ना तुम? मिसिस उसामा। उसामा ने उसके कान में सरगोशी की। वो जो बाहर का मंजर देखकर खुश हो रही थी। उसामा के करीब आने पर एकदम चौंकी। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर उसामा? उसने उल्टा सवाल किया। जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता। मिसिस उसामा। उसामा बार बार उसे मिसिस उसामा कहकर बुला रहा था। अनाया से मिसिस उसामा के ये सफर घुटन तो था, लेकिन मैं खुश हूँ, जो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। तुम्हें पाकर मुझे लगता है मैंने दुनिया में जन्नत पा ली है। अनाया ने दिल की गहराइयों से उसामा से अपने दिल का हाल बयान किया। अब तक तो सबको पता चल गया होगा। हमें न पाकर वो सब जान के होंगे कि हम दोनों। उसामा ने सोचते हुए बात को अधूरा छोड़ दिया। क्या फर्क पड़ता है उसामा, अब हम एक हो चुके हैं और उनकी दुनिया से बहुत दूर आ गए। अब वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अनाया नडर अंदाज में बोली। इस सब में मेरे दोस्त गुलफाम ने हमारा बहुत साथ दिया है और मैं उसका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। उसने मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवा दिया। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर वो मेरी मदद ना करता और हमारा ना निकाह ना करवाता, हमें लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचाने का बंदोबस्त ना करता अपने फार्म हाउस पे, तो हम कभी भी एक साथ ना होते। सही कह रहे हो। मैं खुद भी गुलफाम भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। अनाया ने धीरे से कहते उसका हाथ थामा। वो दोनों तो अपनी दुनिया में गुम होते जा रहे थे, लेकिन अपने पीछे अपने प्यारे अपनों को बर्बाद ही कर डाला था। इस वक्त सभी बड़े रफीक साहब के घर में सर जोड़े बैठे थे। रफीक साहब ने सज्जाद साहब और खतीजा बेगम को अपने घर बुलाया था और साहिल ने रात को हुई सारी बातें उसने जो सुनी थी सबकी होशगुजार कर दी। तस्दीक के लिए सब लोग उसामा और नाया को ढूंढा जा चुका था, लेकिन वो दोनों कहीं ना मिले। अब क्या होगा? सज्जाद साहब, वो आंसू रोकते हुए पूछ रही थी। क्या होगा? भाग गई है आपकी बेटी अपनी बहन के होने वाले शौहर के साथ, हमारी जग हंसाई करके। सज्जाद साहब के कंधे झुक गए थे। साइमा बेगम और खतीजा बेगम दोनों की आंखें अश्कबार थी।
ये क्या किया उसामा ने? इतना बड़ा गुनाह कर दिया, हम सबका दिल दुखाकर। साहिबा बेगम माथे पर हाथ मारकर रो रही थी। मामा प्लीज, खुद को संभाले। साहिल ने उन्हें हौसला दिया। कैसे संभालू खुद को? साहिल, मैंने उसामा के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। उसने अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन फिर ऐसा क्यों किया उसने? वो रोते हुए साहिल के सीने से लग गई। हमारे बच्चे यूं हमें जलील और रुस्वा करेंगे, सोचा ना था। रफीक साहब दुखी हुए थे। किसी का कुछ नहीं जाएगा रफीक भाई, मेरी सनाया की जिंदगी